राम राम जी सभी भाइयों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी। आज सुबह मैं अपनी फेसबुक की वॉल जो है स्क्रॉल कर रहा था, तो उसमें एक हमारे मित्र हैं, डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने एक 3-4 लाइन की पोस्ट लिखी कि हमारे संघ द्वारा संचालित जो सरस्वती शिशु मंदिर हैं उनको अपग्रेड करके और सनातनी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो उस पे मैंने एक 3 लाइन का कमेंट किया। मैंने कहा साहब, एक जो स्टैंडर्ड स्कूल 1000 बच्चों का यदि चलाना हो, और स्टैंडर्ड का मतलब होता है भाई एक स्टैंडर्ड जो बोर्ड है, मान लीजिए सीबीएसई, और आजकल तो सारे स्टेट बोर्ड्स के भी जो नॉर्म्स हैं वो सारे के सारे सीबीएसई वाले ही हैं। तो मैंने कहा कि अगर सीबीएसई के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए और स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करते हुए यदि एक स्कूल चलाना है 1000 बच्चों का, तो उसकी एवरेज रनिंग कॉस्ट 2 से 3 करोड़ रुपए सालाना आती है। हम ये काम चूंकि पिछले कई सालों से कर रहे हैं, इसलिए मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि साल का खर्च है 1000 बच्चों का स्कूल चलाने के लिए खर्च आता है 2 से 3 करोड़ रुपया, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया आप कहां चला रहे हैं। तो मैंने कहा कि 1000 बच्चे उसमें पढ़ पाएंगे, और आप कह रहे हैं कि सनातनी बच्चों को पढ़ाने के लिए शिशु मंदिर को अपग्रेड कर दिया जाए, जो कि संघ की संस्था है, आरएसएस की, विद्या भारती की। तो मैंने कहा, और मुझे अनुभव है, मैंने पेड़ के नीचे बैठा के बच्चे पढ़ाए हैं बेयर मिनिमम, पर मैंने कहा हम कोई भी सरकारी नॉर्म फॉलो नहीं करते थे, हम सिर्फ अपना पैशन फॉलो कर रहे थे। सबसे पहली बात तो आज अगर आप आज से, अच्छा ये बात जब हमने स्कूल चलाया था पेड़ के नीचे बैठा के, जब हम बच्चे पढ़ाते थे, वो था 1990s का जमाना, अर्थात आज से 34 साल पहले। मुझे याद है हम लोग गाजीपुर के ग्रामीण क्षेत्र के एकमात्र स्कूल थे जो कि इंग्लिश मीडियम एजुकेशन इम्पार्ट कर रहा था, और जो नियरेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल था वो गाजीपुर शहर में एक कोई फातिमा करके इस टाइप का कोई करके एक स्कूल था। दैट वाज द ओनली इंग्लिश मीडियम स्कूल इन गाजीपुर शहर में, और देहात में तो कोई था ही नहीं। 50 किलोमीटर के रेडियस में अगर सर्कल खींचते तो नहीं था। तो हमारे पास तो मेरे घर का कैंपस था, उस कैंपस में 10-12 पेड़ लगे हुए थे छायादार। हमारे घर में 3-4 कमरे स्पेयर थे, और 3-4 हमने छप्पर डाल लिए थे, मड़ई जिसको बोलते हैं। तो एक स्कूल चला दिया हमने। कोई मान्यता नहीं थी, न हम टीसी देते थे, न मार्कशीट देते थे, क्योंकि हमारा कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय था ही नहीं। ये तो मेरा और मेरी पत्नी का और मेरे पूरे परिवार का एक पैशन था। मैंने कहा हम अपनी आजीविका के लिए स्कूल चलाएंगे, जबकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट सरकारी जॉब में था। मुझे याद है जब मैं दिल्ली छोड़ के, मैं और मेरी पत्नी और मेरे उनकी गोद में मेरा दुधमुहा बच्चा 3 महीने का था, जब हम गांव पहुंचे तो मेरे पिताजी आर्मी में थे, उन दिनों बहुत नाराज हुए थे, क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रेसलिंग कोच था, जो कि आज भी लोगों की ड्रीम जॉब है। जो भी खिलाड़ी हैं उनका ड्रीम जॉब यही है कि साई के कोच बन जाए। तो मैं, हमारे एक ताऊ जी थे, उन्होंने एक बात कही थी कि अरे यार, दुनिया दिल्ली गांव छोड़ के दिल्ली जात और तो दिल्ली छोड़ के गांवे चले ला। और पूरे समाज ने और पूरे परिवार ने हमें जबरदस्त डिस्करेज किया था, हमको पागल बताया गया था।
अच्छा, एक और बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश में कि हमारे देश में लोग टीचिंग में, ज्यादातर लोग, मैं तो कहता हूं 99% लोग मजबूरी में टीचर बनते हैं। जबकि मेरे लिए टीचिंग वो तो पैशन, मुझे आई लव्ड टीचिंग। वो दिन और आज का दिन मेरे को जो सबसे पसंदीदा काम है वो टीचिंग है। तो हम तो अपने पैशन को फॉलो कर रहे थे, इसलिए हम टीचर बन गए, मैं और मेरी पत्नी। दो वी वर नॉट प्रोफेशनली क्वालिफाइड टू बी ए टीचर। अगर सरकारी नॉर्म्स करते तो हमने बीएड नहीं कर रखी थी। उसके बाद फिर एक बार हमने पता लगाया कि अगर आपको एक प्राइमरी स्कूल खोलना है ना 5वीं तक का, तो अगर उसके सरकारी नॉर्म्स है तब आपको मान्यता मिलेगी। उस सरकारी नॉर्म्स को और उस मान्यता को फॉलो करें, सारे नॉर्म्स को, तो मिनिमम आज की तारीख में 2 से 3 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। तब आप प्राइमरी स्कूल चला सकते हैं। सरकार का अगर कागजी पेट भरने लगे तो हमने पेड़ के नीचे बिठा के पढ़ाने शुरू कर दिए। जैसे जैसे बच्चे पढ़ते गए तो हमने लोकल लोग अपॉइंट करके एक टीम बनाई। बाई चांस उसमें कुछ बहुत अच्छे लोग भी जुड़ते चले गए। मुझे याद है एक बार हम लोग बैठे थे तो एक सज्जन आए, ट्रेन से उतरे, हमारे घर के बगल में स्टेशन है वहां से उतरे। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम लोकनाथ पांडे है, मैं रजवाड़ी से आया हूं, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर का रिटायर्ड हेडमास्टर हूं। तो मतलब हमें बड़ा बहुत अच्छा लगा था कि इतना एक लर्नड, इतना एक्सपीरियंस्ड आदमी हमारे पास। बोला मैंने आपके स्कूल का बहुत नाम सुना है, बड़ी चर्चा होती है हमारे गांव में कि वहां पे एक परिवार है जो कि बच्चों के साथ ऐसा काम कर रहा है। तो हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि जब आपको समाज से अप्रिसिएशन मिलता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं रिटायर हो गया हूं और मैं अब सारी जिंदगी तो मैंने भुवनेश्वर में बिता दी, सैनिक स्कूल का मैं टीचर था, हेडमास्टर, रिटायर हुआ हूं। पर अब मुझे लगता है कि मुझे अपने इलाके के बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहिए। और रिटायरमेंट में के बाद आदमी जो है, मैं एकदम तंदुरुस्त हूं पर मैं गांव में अपनी जिंदगी वेस्ट नहीं करना चाहता खाली बैठ के ताश खेलते हुए। तो आई वुड लाइक टू टीच इन योर स्कूल। और मेरी कोई ऐसी कोई मॉनेटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, सॉरी एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं नहीं, मतलब मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ कि मैं भी अपने इलाके के, अपने गांव देहात के बच्चों को कुछ पढ़ा सकूं। तो हमने कहा सर हम तो वी फील ऑनर्ड, हम ये संस्था जो है हमारी, ये ये हमारे लिए तो बड़ा सौभाग्य की बात है। तो हम उनको उतना ही दे पाते थे। अच्छा, हम उन दिनों 20 रुपए फीस लेते थे बच्चों से। अब ये मुझे नहीं पता कि आज के पैसे को अगर हम उसको वो करेंगे तो वो कितनी फीस है, 20 रुपया कितने में होती है। 35 साल हो गए इस बात को। और तो हम उनको सिर्फ आने जाने का उनका जो किराया होता था, ये एक हम एक टोकन अमाउंट उनको देते थे। और उन्होंने हम हमारे स्कूल में 7-8 साल पढ़ाया। और मैंने उनसे, क्योंकि बुजुर्ग थे और आने में, क्योंकि रजवाड़ी से 2-2 बसें बदल के आना पड़ता था। फिर हमने स्कूल अपना माहपुर से सैदपुर शिफ्ट कर दिया था। तो हम उनको बोलते कि सर आप तो हफ्ते में अगर 2 दिन भी विद्यालय में अगर 1 घंटे के लिए भी आ जाएंगे तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मुझे याद है वो इंग्लिश पढ़ाया करते थे, हिस्ट्री पढ़ाते थे और बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे। और आई एम प्राउड टू से कि मैंने और मेरी पत्नी ने उनसे बहुत सीखा। तो ऐसे हमने टीम बनाई थी। और पेड़ के नीचे बच्चे बैठते थे। हमारे पास कुछ क्लासरूम्स भी हो गए थे बाद में, हालांकि किराए का ही परिसर था और कुछ वही झोपड़ी मड़ई। तो मुझे याद है बच्चे पेड़ के नीचे ही बैठना प्रेफर, मुझे याद है एक बार तो ऐसा हुआ था कि क्लासरूम हमारे खाली रहते थे और बच्चे या तो पेड़ प्रेफर करते थे या वो छप्पर, कोई कमरे में नहीं बैठना चाहता था। अच्छा, 15-20 साल तक मैंने इस क्षेत्र में काम किया तो मैंने भी एक चीज महसूस की
कि पढ़ने लिखने का जो मूड, जो एम्बियंस, जो माहौल है, वो जो पेड़ के नीचे जो मजा आता है या जो मूड बनता है, वो उसका कोई मुकाबला आप क्लासरूम में, खैर अब तो सब नए जमाना आ गया, अब तो कोई शायद पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ना भी नहीं चाहेगा। तो वही आज डॉक्टर साहब की पोस्ट पे मैंने कमेंट लिखा कि भैया वो जमाने गए जब हम पेड़ के नीचे बैठा के बच्चे पढ़ा लिया करते थे। अब तो अगर मैं ऐसा कोई स्कूल खोल दूं तो सरकार बकायदा उठा के जेल में बंद कर देती है। मेरे एक मित्र हैं, वो बताते हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो वो एसडीएम थे, तो कहते हैं कि हमने, वो खुद बताते हैं, जब उनको पता चला कि मैंने ऐसा स्कूल चलाया है, तो उन्होंने बताया कि एक बार मैं एसडीएम था तो हमने भी ऐसे छापेमारी की। तो एक स्कूल था, उसको पहले हमने एक दो वार्निंग, एसडीएम थे वो, तो एक दो बार वार्निंग लेटर्स भेजे, फिर भी वो दो तीन तीन लड़के मिलके स्कूल चलाते थे। तो कहते एक बार हमने छापा मारा और तीनों को पकड़ लिया, पकड़ के अपनी एसडीएम साहब की जीप में बैठा लिया। तो कहते वो पीछे गाड़ी में बैठे थे, तो जब मैं आके गाड़ी में बैठा तो उसने, वो एक लड़का उसमें से बोला कि सर, बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं, कम से कम हम तीनों बेरोजगार युवक हैं, और कम से कम अपने गांव के बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं, कम से कम गांजा तो नहीं बेच रहे ना, या बच्चों को चिलम फूंकना नहीं ना सिखा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद चूंकि ग्रामीण क्षेत्र का, ग्रामीण परिवेश का, ग्रामीण स्कूल का पढ़ा हुआ हूं, तो मुझे वो बात टच कर गई, तो मैंने उनको बोली अच्छा उतरो, चलो जाओ। तो फिर उसके बाद उनका स्कूल निर्बाध चलता रहा। हमने कभी, जब तक मैं वहां, मेरी पोस्टिंग रही, हमने कभी उनको डिस्टर्ब नहीं किया। कागज का, सरकार क्या है, कागज का पेट भर दो, बाकी जो मर्जी करते रहो। वो भी पुरानी बात होगी। कहते हैं आज के जमाने में तो बकायदा अखबारों में रोज छपता है कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पे गिरी गाज। अच्छा, सरकार का जो सरकारी जो ढर्रा होता है ना, जिसको हम लोग लाल फीताशाही कहते हैं, उसके लिए आप सरकारी कागज का पेट भर दो, सरकारी फाइल पूरी कर दो, और जमीन पे चाहे कुछ करो चाहे मत करो, चाहे जो करो। इसीलिए ना सरकार के कागजों में नहर खुद जाती है, कागज पे, जमीन पे कुछ नहीं होता। कागज पे सड़क बन जाती है, पूरा देश का विकास कार्य कागज पे होता है, सड़क पे कुछ, जमीन पे कुछ होता ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात है कि लाल फीताशाही ने हमारी शिक्षा व्यवस्था पे कब्जा कर लिया। अच्छा, मैं एक बात कहता हूँ कि मान लीजिए आप एक किसी बड़े अच्छे पद से रिटायर हुए, आपकी उम्र 60 साल है, ठीक है, आपने बीएड नहीं कर रखी, यू आर नॉट प्रोफेशनली ट्रेन टू टीच, पर आप मान लीजिए कहीं इंजीनियर थे, कहीं से चीफ इंजीनियर रिटायर हुए, किसी बहुत बड़े विभाग से में 40 साल नौकरी करके रिटायर हुए, आपको जिंदगी का इतना अनुभव है, प्लस आप इंजीनियर हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाने लायक मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी आपको आती ही है, प्लस आपके पास जिंदगी का 40 साल का अनुभव है। आप अपने गांव के अगर 10-20 बच्चों को पढ़ा दे रहे हैं, तो इसमें क्या, मतलब सरकार को क्या आपत्ति होनी चाहिए? या आपने इनफॉर्मल एजुकेशन का एक सेंटर खोल दिया, आपके पास जो भी सीमित संसाधन है उससे लेके अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो सरकार को क्या दिक्कत है? अच्छा, जो लोग बीएड और सीटेट करके पढ़ा रहे हैं वो है ना बहुत योग्य। मैं तो इस काम में पिछले 40 साल से हूं, मैंने, मेरा ये अनुभव है कि ये जितने बीएड और सीटेट घूम रहे हैं ना, इनमें से ज्यादातर हमारे प्राइवेट स्कूल में तो इंटरव्यू देने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि कुछ आता ही नहीं इन्हें, पता नहीं कैसे सीटेट पास कर ले रहे हैं सब, कैसे एमए बीएड कर ले रहे हैं। और एक आदमी है जो वाकई अच्छा, अच्छा दूसरी बात है, ये वो लोग हैं जो बहुत मजबूरी में टीचर बने हैं। एक आदमी है जिसके लिए टीचिंग एक पैशन है, रिटायर होके आ गया, पर वो कुछ बच्चों को पढ़ाना चाहता है, पर सरकार आपको ये काम नहीं करने देती। नहीं, आप नहीं कर सकते।
ये तो वो बात हो गई कि आप अगर कोई भूखा है, कोई भूखा गरीब आपको आपके घर पे आ गया दरवाजे पे, और आपने उसको हाथ में ही 2 रोटी पकड़ा दी, तो हो सकता है एक कोई सरकार आपको इसके लिए जेल में बंद कर दे। कहे तुमने नॉर्म्स फॉलो नहीं किए, बाकी बची हुई रोटी क्यों खिलाई? तुमने ये नॉर्म्स होते हैं खाना खिलाने के और किचन चलाने के और खाना सर्व करने के। तुमने दस्ताने क्यों नहीं पहने थे? तुम्हारे चेहरे सिर पे हैट क्यों नहीं था? वो बाल गिर गए होते खाने में तो क्या होता? इसे कहते हैं लाल फीताशाही। मेरे एक मित्र हैं लखनऊ में, उनके ना 2-3 वो मैरिज हॉल्स जो होते हैं, बैंक्वेट हॉल्स, वो चलते हैं। तो मुझे हमेशा से ना एक क्यूरियोसिटी रहती थी, मैंने कहा यार ये बैंक्वेट हॉल्स में जब हम जाते हैं, और जो हाई एंड बैंक्वेट हॉल्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा खाना वेस्ट होता होगा। तो हालांकि खैर वो भी एक मेरा एक गलतफहमी थी जो कि दूर हो गई। आजकल का केटरर एक दाना भी वेस्ट नहीं करता, पर कुछ ऐसे भी केटरिंग सिस्टम होते हैं जहां जो है वो थाली सिस्टम होता है, या वो हलवाई बैठा देते हैं। तो हलवाई जो है वो अगर 1,000 लोगों का खाना बनाना है तो वो बनाता है 1,500 का। तो अंत में जो है एक आध पतीला, बड़का पतीला सब्जी दाल या वह बच जाता है। तो हमारे मित्र हैं, उनके साल की 200-250 बुकिंग्स होती हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप अपना बचा हुआ खाना क्या करते हैं? तो कहते हैं हम कूड़े में फेंक देते हैं। तो मैंने कहा यार कूड़े में खाना फेंक देते हो? कहता हाँ हमारी मजबूरी। मैंने कहा इतने गरीब लोग हैं, इतने बेचारे रात को भूखे सोते हैं इस देश में, और आप लोग खाना फेंक देते हैं? कहते हैं हाँ, एक बार हम भी आपकी तरह सोचते थे, इमोशनल फूल बन के हमने भी सोचा कि क्यों ना गरीबों को खिला दिया जाए। तो उसमें से कुछ लोग बीमार पड़ गए थे और हम जेल जाते जाते बचे, और जिला प्रशासन ने हमसे करीब 10 लाख रुपया वसूल लिया था, तब जाके हमारी जान बची थी, नहीं तो हम जेल चले गए होते। तो हमने कहा कि बाज आए ऐसी मोहब्बत से, ये रखो पानदान। हमने हमने बोला साले को कूड़ेदान में फेंक दो, गाय भैंस सुअर खा ले वो मंजूर है, सड़ जाए नाली में वो मंजूर है, किसी गरीब को मत खिलाओ। क्यों? अरे भैया कल को कोई तो मैंने कहा ऐसे कैसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है यार? उसने बोला देखो, खाना खत्म होता है बारात में रात को 11-11:30 बजे। तो रात को 11:30 बजे कोई भूखा गरीब हम उस तक अप्रोच नहीं कर सकते। रात को 11:30 बजे कहाँ से मैं भूखा गरीब लेके आऊं? और मैं अपने बैंक्वेट हॉल के इर्द गिर्द गरीबों की लाइन तो लगवा नहीं सकता हूं। तो अब जो रात का बचा हुआ खाना है वो अगले दिन सुबह 9-10 बजे किसी तरीके से व्यवस्था बना के किसी गरीब बस्ती में जाएगा ना। और वो खाना जो कि कल दोपहर 12 बजे बनना शुरू हुआ था, या कल सुबह 9 बजे खाना बनना शुरू होता है शादी ब्याह का, तब जाके वो रात को 9 बजे सर्व होता है। 12 घंटे तो प्रिपरेशन टाइम होता है। तो कल सुबह 9 बजे का बना हुआ खाना आज सुबह 9 बजे 10 बजे मान लीजिए हमने किसी गरीब बस्ती में भिजवा दिया, तो उसके खराब होने के कुछ चांसेस हो जाते हैं। अब ऐसी तो हमारे पास व्यवस्था है नहीं कि हम बहुत बड़े फ्रीजर में वो एक पतीला सब्जी, तो कहते वो कोई ऐसी सब्जी रही होगी जो थोड़ी बहुत उसमें कंटामिनेशन आ गया था, क्योंकि भाई गर्मियों का दिन था, तो उसमें हल्की सी फूड पॉइजनिंग हो गई थी, कुछ लोगों को उल्टियां हो गई थी। तो वो न्यूज में आ गई बात और हम जेल जाते जाते बचे, समाज सेवा करते करते। तो इसलिए हम जो है वो उस भोजन को फेंक देते हैं, और पशु सुअर इत्यादि खाते हैं, आदमी को हम नहीं खिलाते कभी भी। क्यों? वही लाल फीताशाही। एक और बड़ा मजेदार, मैं आपको, एक बार हम लोग रात को मैं और मेरी पत्नी हम गए थे मैक्लोडगंज, बहुत पुरानी बात है। तो हमारा फेवरेट एक जॉइंट है CCD, कैफे कॉफी डे। तो हम रात बहुत देर तक हम दोनों बैठ के गप्पे मार रहे थे, पूरा रेस्टोरेंट बंद होने का टाइम आ गया। तो कॉफी पीते रहे हम लोग, और तो बाई चांस वो जो लड़का यंग सा एक बच्चा था वो मैनेजर था, तो उससे हमारी ऐसी हेलो हाय हो गई।
तो मेरे को वहां भी एक क्यूरियोसिटी थी कि मैंने कहा यार ये बताओ जी, ये जो तुम्हारा खाना बच जाता है इसका क्या करते हो तुम? तो उसने बोला सर कि हमारा जो खाना है ये हमारे हेडक्वार्टर से ही बन के आता है, बर्गर्स और ये सब होते हैं उनके, सैंडविचेस, बर्गर्स। तो कहते हैं उसकी 48 शायद आवर्स की शेल्फ लाइफ होती है। तो 48 आवर्स के अंदर अंदर हर हालत में वो खाना आपको या तो बेच देना है, नहीं तो फिर डिस्ट्रॉय कर देना है। तो मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रॉय? मतलब भाई अभी आज रात को 11 बजे तक ये खाना जो तुमने सर्व किया, ये इसकी एक्सपायरी आ गई, मान लीजिए अभी एक्सपायर हो गया, 11 बजे के बाद 12 एक्सपायरी शुरू हो गई, पर अभी 11 बजे तक तो तुमने हमें खिलाया है, इसका मतलब सही है ये खाना। मैंने कहा यार किसी गरीब को खिला दो। बोला नहीं सर, कंपनी का नॉर्म है कि वीडियो बनाना है, मतलब आपको उसको डस्टबिन में डाल के उसको पैर से या किसी चीज से क्रश करना है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट ना बचे। ये भी नहीं कि स्टाफ खा ले, नहीं, ये स्टाफ अपने घर ले जाए, नहीं, कंपनी का वो रूल्स रेगुलेशंस। चोरी कहते इस नहीं, अगर ऐसा नहीं करेगी कंपनी तो चोरी होने लग जाएगी, या स्टाफ पता लगा कुछ माल उसने ऑर्डर होने के बावजूद बेचा नहीं, और क्योंकि जब एक्सपायर हो जाएगा तो मैं घर ले जाऊंगा। कहते ये सारे चीजें हैं, तो इसलिए उन्होंने कंपनी का नया रूल बनाया कि जो चीज एक्सपायर होगी वो कंपनी में रिकॉर्ड आना चाहिए कि हाँ इट वाज डिस्ट्रॉयड, और उसका हमें डिजिटल एविडेंस चाहिए। तो कोई गरीब आदमी खा नहीं सकता उस भोजन को, कंपनी जो है कहती है कि नहीं, उसको पैर से कुचल के कूड़ेदान में फेंक के डिस्ट्रॉय करो, किसी को खिलाओ मत। ये होती है किसी चीज के प्रति हृदयहीनता वाली प्रोफेशनल अप्रोच। अच्छा, कई जगह जस्टिफाइड भी होती है, पर आदर्शवाद से दुनिया नहीं चलती ना। तो आज जब मैं वो सुबह फेसबुक पोस्ट ये पढ़ रहा था तो ये तमाम बातें मेरे ख्याल में आई। मैंने कहा देखिए, कहना बहुत आसान है कि शिशु मंदिर जो है अपग्रेड करके सनातनी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे के उनको जो है राष्ट्र के लिए तैयार करें। मैंने कहा बड़ी अच्छी सोच है, थियोरेटिकली बड़ी अच्छी सोच है, सोचने के लिए बहुत अच्छी चीज है, पर जब आप इसे जमीन पे इंप्लीमेंट करने लगेंगे तो मैंने कहा हो नहीं पाएगी। आपको मालूम है जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें डंडे से सरकार जो है और सीबीएसई मिलके और एजुकेशन बोर्ड्स मिलके डंडे से नई वाली एजुकेशन पॉलिसी स्कूलों में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसलिए एक एक चीज का अगर आप सांस भी लेते हैं स्कूल में तो उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग करके सीबीएसई को और सरकार को भेजो। सरकार जैसे स्पून फीडिंग नहीं होती, रोज सुबह एक मेल आती है कि आज आपने स्कूल में ये करना है। एक हफ्ता पहले मेल आई थी कि नेक्स्ट मंडे को दिन में 10 बजे आपने ये प्रोग्राम स्कूल में कराना है, कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग का या कुछ भी, या पर्सनालिटी बिल्डिंग का या राष्ट्र निर्माण का या चरित्र निर्माण के उद्देश्य से कोई उन्होंने ड्रिल भेज दी। तो फिर उस दिन 10 बजे उस लिंक पे क्लिक करके, इसका मतलब एक तो आपका स्कूल पूरी तरह इंटरनेट से जुड़ा हुआ इक्विप्ड होना चाहिए पूरा, जिससे आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकें, और आपने अपने स्कूल में वो एक्टिविटी कराया, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग सीबीएसई और सरकार देख रही है। एक हफ्ता पहले लिंक आ जाता है, उस लिंक पे क्लिक करके कौन टीचर ये एक्टिविटी कराएगा उसको रजिस्टर करना होता है। अगर समय पर रजिस्ट्रेशन ना हो, उस लिंक पे आपने क्लिक नहीं किया, तो वहां से फोन आ जाता है कि मैम वो आज ये वाली एक्टिविटी होनी है और अभी तक आपका हुआ नहीं है, मंडे को होनी है, सैटरडे हो चुका है, इसलिए आज स्कूल बंद होने से पहले वो करा देना। आप इतना मॉनिटरिंग हो रही है अच्छा, जब सरकार आपको इस कदर मॉनिटर कर रही है तो ये भी तो लाल फीताशाही का एक स्वरूप ही है। इसका मतलब अब आप इनफॉर्मल स्कूलिंग नहीं कर सकते, है ना। और फॉर्मल स्कूल जो कि सरकार के नॉर्म्स के हिसाब से चले, उसको चलाने के लिए, बनाने के लिए आज की तारीख में
छोटे से कस्बे में भी 2-4-10 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और रनिंग कॉस्ट भी है, तब साल की 2-3 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा भैया? आप कह रहे हो निःशुल्क शिक्षा दो। इसलिए कुछ बातें करने के लिए बहुत अच्छी होती है प्रैक्टिकली, क्योंकि समय बदल गया है। अब मेरे दिमाग में हमेशा एक बात आती है कि मैंने कहा यार एक बात बताओ, शिक्षा जैसी चीज को भी सरकार ने पूरी तरह अपने चंगुल में ले लिया है, और मेरे जैसा आदमी जो अपने पैशन के लिए, अगर आज कोई लड़का जिसकी आयु 25 साल है वो दिल्ली की अपनी जिंदगी से ऊब जाए एक नौकरी से और कहे कि नहीं मैं तो गांव में स्कूल में बैठा के बच्चे पढ़ाऊंगा, तो सरकार नहीं करने देगी आपको। जबकि हमारे देश की जो ओरिजिनल शिक्षा व्यवस्था है वो गुरुकुल पद्धति की रही है, जहां पर एक गुरु निस्वार्थ भाव से बच्चों को शिक्षा देता था। गुरुकुल पद्धति, गुरु शिष्य परंपरा से। हालांकि समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलती हैं, पर अभी भी बहुत, क्योंकि मैंने ये काम 20 साल किया है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको अपने अनुभव से कि नहीं, इतना भी असंभव सब कुछ नहीं है, हो सकता है, बशर्ते कि सरकार सब कुछ अपने चंगुल में न ले ले। तो सरकार को कुछ चीजों में जो है समाज के लिए कुछ चीजें कि कुछ रास्ते छोड़ देने चाहिए कि देखो भैया आइडियली ये रास्ता है, पर अगर आप चाहे तो आप इस रास्ते पे भी चल सकते हैं, ट्रायल के तौर पे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चला ले। सरकार एक योजना बना दे कि ठीक है भैया हम इस देश में 1 लाख लोगों को, वॉलंटियर्स को इनवाइट करते हैं कि अगर आप अपने, आपके पास पैशन है और अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है और संसाधन है और आपके पास है गांव में कोई बगीचा जिसके नीचे आप वाकई पेड़ के नीचे बैठा के अभी भी गुरुकुल पद्धति से एक शिक्षण संस्थान चला सकते हैं या कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला सकते हैं, कोई स्किल डेवलपमेंट का, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग का या कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, तो आप हमें अपना प्रोजेक्ट बना के दीजिए, हम उसको सैंक्शन करते हैं और यू विल बी अलाउड, और 3 साल का एक पायलट प्रोजेक्ट होगा। अब ऐसा है कि नहीं है, पर होना चाहिए। और एक बार ऐसे मेरे बैठे बैठे दिमाग में एक ख्याल और आया था कि मान लीजिए एक आदमी है जो बहुत अच्छा कारपेंटर है, एकदम मास्टर कारपेंटर है, उसकी एक वर्कशॉप है, तो सरकार को उससे बात करके कि देखिए आप एक स्किल्ड क्राफ्ट्समैन है, या आप जलेबी का ठेला लगाते हैं और आपकी जलेबी बहुत अच्छी होती है, हमें पता लगा है, या अगर आप बहुत अच्छी जलेबी इमरती बनाना जानते हैं तो आप खुद हमें अप्रोच करिए कि साहब मेरा एक ठेला मैं लगाता हूं सुबह 7 से 10 पुराने चौक पे, और मेरी जलेबी इमरती बहुत अच्छी होती है, मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं 10 बच्चों को इमरती और जलेबी बनाना सिखा दूंगा, तो आप वॉलंटियर कीजिए और हो सकता है सरकार आपको 10 बच्चे भेज दे, है बेटा फलाने चचा के पास जाओ, वो बहुत बढ़िया जलेबी बनाते हैं, उनसे जलेबी और इमरती बनाना सीख लो। मतलब 140 करोड़ लोगों के देश में आप सबको डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर, आईपीएस नहीं बना सकते हैं, कुछ लोग तो जलेबी इमरती बनाने वाले भी चाहिए ना। तो सरकार को ना थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी रखनी चाहिए, समाज को, नॉट ओनली सरकार को, समाज को। तो सब ये आज बैठे बैठे मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने कहा यार कितनी पॉलिटिकल वीडियोस बनाएंगे, कुछ ऐसी बातें भी होनी चाहिए, दिल की बातें। तो साहब आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बड़ी लंबी बात हो गई, ऐसे ही फिर कभी दिमाग में कुछ बातें आएंगी तो आपसे मिलते हैं फिर से। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।